बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम्योपैथिक मेडिसिन रस्ट ऑक्स का ताल्लुक़ प्लांट ग्रुप से है। पॉइजनस प्लांट से ये मेडिसिन तैयार होती है। अगर इसकी ड्रग पिक्चर को चंद अल्फाज के अंदर बंद करें तो वो बनेंगे रूमेटिज़म और सेप्टिक इन्फेक्शन। रूमेटिज़म जोड़ों के दर्द और सेप्टिक इन्फेक्शन ऐसे इन्फेक्शन जिनमें पस बनने का रुझान पाया जाता है, पीप बनने का रुझान जिन इन्फेक्शंस के अंदर मौजूद होता है। रस्ट ऑक्स के इंसानी जिस्म पर असरात देखें तो वो स्किन पर मिलते हैं, जिल्द पर और फिब्रस टिश्यूज़ पर। फिब्रस टिश्यू कौन से होते हैं? बारीक रेशों वाले टिश्यू। अब ये फिब्रस टिश्यू कहाँ पर होते हैं? जॉइंट्स पर, इन द फॉर्म ऑफ लिगामेंट्स, टेंडन्स और शीट्स। जो कान के पर्दे हैं, जो आँखों के पर्दे हैं, उन पर इसका असर हमें नज़र आता है, स्किन पर और फिब्रस टिश्यू पर। स्किन पर देखें तो सेप्टिक कंडीशंस मिलती हैं, इंटेंस इचिंग के साथ, बेतहाशा खारिश, सुर्खी होती है, रेडनेस, स्वेलिंग होती है। अब इसको अगर हम देखें तो इसके अंदर यूटिकेरिया आ जाता है, हर्पीज़ आता है, रेसिपेलस आता है, फिर कार्बंकल्स आते हैं, फोड़े फिंसियाँ, बड़े बड़े सुर्ख रंग के दाने पस के साथ, खारिश के साथ। ये दानों के ऊपर खुरुंड बनते हैं, ग्लैंड्स इसके अंदर सूजे हुए मिलते हैं। अब अगर ये इन्फेक्शन ज़्यादा होगा तो बुखार मिलेगा, या फिर सेप्टिक अगर बुखार हैं तो फिर टाइफाइड वगैरह मिलते हैं। अब बुखार में प्यास शदीद होती है रस्ट ऑक्स के अंदर। रस्ट ऑक्स के बुखार के प्यास में रस्ट ऑक्स के बुखार में प्यास शदीद होती है। गला और मुंह इसका मरीज़ का खुश्क नज़र आता है। अनक्विंचेबल थर्स्ट है, ना बुझने वाली प्यास। भूख की ज़्यादती होती है, जो चीज़ उसको मिले वो वही खा लेता है। मिल्क की डिज़ायर होती है, मिल्क पीना चाहता है। खांसी मिलती है इसके बुखार के साथ, ड्राई कफ, खुश्क खांसी। गला और मुंह खुश्क है तो खांसी भी खुश्क होती है, और ये खांसी रात को मिडनाइट से लेकर सुबह तक ज़्यादा होती है। ड्राइनेस ज़्यादा हो रही होती है तो खांसी ज़्यादा होती है। खांसते वक्त मरीज़ सीने के ऊपर हाथ रखता है, बिस्तर से उठ जाता है, तकलीफ़ के बाइस वो बिस्तर से निकल आता है। अब जब मरीज़ खांसता है तो इसके मरीज़ की खांसी के साथ इसके मुंह से म्यूकस निकलता है, एक्सपेक्टोरेशन ऑफ स्मॉल प्लग्स ऑफ म्यूकस वाइल कफिंग। और क्योंकि खांसी ज़्यादा है और खुश्क है तो मेम्ब्रेन्स डैमेज हो सकती हैं, तो थूक में ब्लड आ सकता है, और ये ब्लड ब्राइट रेड कलर का होगा क्योंकि फ्रेश ब्लड होगा। खांसने की वजह से ही चेस्ट में पेन्स आते हैं, और इन पेन्स की वजह से फिर मरीज़ का सांस लेना भी उसको मुश्किल लग रहा होता है। हॉर्सनेस देखने को मिलती है, उसका गला बंद हो जाता है। बुखार को किसी वजह से दबा दिया जाए, किसी ऐसी मेडिसिन से दबा दिया जाए, तो उसके बाद बुखार के बाद मुंह की साइड्स पर या चिन पर फीवर ब्लिस्टर्स देखने को मिलते हैं, या मुंह के कॉर्नर्स पर, लिप्स के कॉर्नर्स पर फीवर ब्लिस्टर्स देखने को मिलते हैं, अल्सरेशन मिलती है। अब अगर फिब्रस टिश्यू की बात करें तो फिब्रस टिश्यू पर असर की वजह से रूमेटिक पेन्स आते हैं। ये पेन्स गर्दन में आते हैं, नैप ऑफ नेक में, एक्सट्रीमिटीज़ में, टांगों में, बाजुओं में। जॉइंट्स सुर्ख होते हैं, गर्म होते हैं, स्वेलिंग होती है उनके ऊपर, पेन्स मिलते हैं बहुत ज़्यादा इसके अंदर, टीयरिंग पेन्स, चीरने फाड़ने वाले दर्द मिलते हैं। शैटिका मिल सकता है अगर वर्टेब्रास में दबाव आ रहा है तो। और हाथ और पाँव की उंगलियों पर क्रॉलिंग या टिंगलिंग सेंसेशन मिलती है, सुरसुराहट, चूंटियाँ रेंगने का एहसास। ये चीज़ें इसके अंदर मिल रही होती हैं। फिर जब कोई चीज़ चबाता है तो जबड़ों में कड़कड़ाहट होती है, जबड़ों में से आवाज़ आती है, जबड़े अपनी जगह से हट जाते हैं, डिसलोकेशन नज़र आती है जॉज़ की। फिर मैक्सिलरी जॉइंट्स में पेन आता है, दाढ़ की हड्डी का जो जोड़ होता है उसके अंदर दर्द आता है। बैकिक मिलता है, कमर का दर्द। फिर जिस्म का हर जॉइंट जिस्म का दर्द हो सकता है, वो दर्द रस्ट ऑक्स के अंदर मिलते हैं। क्योंकि इसका असर लिगामेंट्स और टेंडन्स पर है तो सब जॉइंट्स इसके असर के अंदर आते हैं, और फिर समटाइम्स पैरालिसिस भी देखने को मिलता है। अब शीट्स पे इसका असर होता है, इसकी वजह से क्या होगा? अराइटिस मिलता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ आइरिस, आँखों के अंदर सही है, आँखों के पर्दों का जो इन्फेक्शन है वो मिलता है। लिड्स का जो आई लिड्स हैं उनका ऑडिमा मिलता है, कॉर्निया के अल्सर मिलते हैं। फिर आँखों की पुरानी इंजरी के अगर कोई असर रह गया हो तो उसको भी रस्ट ऑक्स ख़त्म करती है, क्योंकि शीट्स के ऊपर ये अपना फंक्शन करती है। कान के पर्दे में दर्द मिलते हैं,
ऐसे सेंसेशन आती है जैसे कान के अंदर कुछ पड़ा हुआ है, एज इफ समथिंग वर इन द ईयर्स। फिर ईयर लोब्यूल्स हैं जो ये कान की लुएं, ये सूजी होती हैं। नाक की टिप रेड मिलती है, अल्सर्स मिलते हैं, सूजी होती है, दुखती है। ठीक है, तो ये शीट्स पर अगर हम देखते हैं तो ये इस तरह के हमें इसमें असर नज़र आते हैं। अब रस्टॉक्स का असर स्किन पे है या फिब्रस टिश्यू पर है। जहाँ पे भी है कुछ अलामात हैं जो कॉमन हैं, और वो क्या हैं? पेन्स और स्टिफनेस, दर्द मिलते हैं, टीयरिंग पेन्स, जॉइंट्स की कंप्लेंट्स में भी और स्किन में भी। फोड़ों में चीरने फाड़ने की तरह के दर्द, स्टिफनेस, खिंचाव, और जोड़ों के ऊपर, कार्बंकल्स के ऊपर ये खिंचाव नज़र भी आता है। ये दो अलामात हैं जो हर कंप्लेंट के साथ रस्टॉक्स के मरीज़ में मिलती हैं। अब इसकी अगर मोडालिटीज़ देखें तो है फील्स बेटर फ्रॉम मोशन, हरकत से आराम आता है। कि रेस्ट कंडीशन में या एक ही जगह अगर मरीज़ बैठा हुआ है, एक ही हालत में है, तो इसकी तकलीफ़ में इजाफा होता है ड्यू टू दिस स्टिफनेस, जो अभी हमने बात की कि इसके अंदर स्टिफनेस मिलती है, खिंचाव मिलता है, हिलता रहता है अपनी जगह से। अब स्टिफनेस क्या होगा कि जब वो हिलाता रहेगा अपने उस जॉइंट को जो दर्द कर रहा है या उस एरिया पे जहाँ पे कोई सेप्टिक इन्फेक्शन है, हिलाता रहेगा तो स्टिफनेस कम होगी। स्टिफनेस कम होगी तो इसको दर्द कम महसूस होगा। एक ही हालत में बैठा रहेगा तो स्टिफनेस ज़्यादा होगी। स्टिफनेस ज़्यादा होने की वजह से इसके दर्द ज़्यादा होंगे, उनमें एग्रावेशन आएगी। तो इन दर्दों की वजह से, इस खिंचाव की वजह से जो इसके अंदर रेस्टलेसनेस होती है, वो इसे मजबूर करती है कि ये अपनी जगह चेंज करता रहे। एक ही हालत में फिर ये नहीं रह सकता, हिलाता रहेगा तो इसको टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा। फिर जो कोल्ड डैम्प वेदर होता है उसमें इसकी इलामात में इजाफा होता है। अगर हम मौसमी लिहाज से बात करें तो सर्दी में, गीले मौसम में, बरसात में, बारिशों के बाद इसके दर्द ज़्यादा हो जाते हैं। रात को दर्द ज़्यादा देखने में आते हैं, बेड से उतर आता है, लिम्स को स्ट्रेच करता है तो इसको आराम मिलता है। अगर कमर में दर्द है तो सख्त चीज़ पर लेटने से इसको आराम महसूस होता है। गर्म चीज़ों से आराम होता है। गर्म मौसम में इसके दर्दों में कमी आती है। सेप्टिक इन्फेक्शन तो समझ आता है, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कमाल है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस को इन्फेक्शन हो गया तो स्किन इन्फेक्शंस आ गए। लेकिन जो रूमेटिज़म है इसके अंदर, जो स्टिफनेस है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? और फिर जो हमने बात की कि आगे चल के इसमें पैरालिसिस भी देखने को मिलते हैं, तो उसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? तो अब जो रस्टॉक्स के साथ स्पेसिफिक आते हैं वो हैं सप्रेस्ड प्रेस्पायरेशन, पसीना दब जाने की वजह से। वो कोई गर्मी में काम कर रहा है, एकदम से टेम्परेचर चेंज हो जाता है, वो सर्दी में चला गया, वो पसीना उसको आया हुआ है, वो नहा लिया, उसका जो पसीना था वो दब गया, उस वजह से बॉडी रिएक्ट कर जाती है। या फिर वो सिटिंग और लेइंग इन वेट प्लेस, गीले बिस्तर पर बैठा है, गीले कपड़े पहने हुए हैं, गीली ज़मीन पर बैठने से जो उसके अंदर टेम्परेचर का फ़र्क आया, उसमें जो पेन्स आएंगे, उसके अंदर रस्टॉक्स काम करती है। बारिश में भीगने के बाद कोई कंप्लेंट्स आ जाती हैं, या पानी में जो काम करते हैं ज़्यादा टाइम तक, उनके जो कमर दर्द आते हैं या उनके जॉइंट्स के पेन आते हैं, उसके अंदर रस्टॉक्स काम करती है। जो जोड़ों के दर्द आते हैं, फिर बोझ उठाने की वजह से जो स्ट्रेन्स आ जाती हैं, जो चुक पड़ जाती है, कमर में पड़ गई, गर्दन में पड़ गई, उसके अंदर फिर एक ही हालत में बैठे रहने से जो स्टिफनेस आती है। ठीक है, कंप्यूटर पे जैसे काम करने वाले एक ही हालत में बैठे हुए हैं, या झुक के कोई काम कर रहे हैं, सिलाई मशीन पे काम कर रहे हैं एक ही हालत में, तो उसकी वजह से जो स्टिफनेस आती है, उसके अंदर रस्टॉक्स काम करती है। अब रस्टॉक्स पॉइजनस प्लांट है, तो जिस्म के अंदर जाके क्या करेगी? जो सेप्टिक कंडीशन है उसमें जहर को मारेगा, जैसे लोहा लोहे को काटता है। ठीक है, फिर फिब्रस टिश्यू को स्ट्रेंथ देता है रस्टॉक्स। ये टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, शीट्स हैं, इनको स्ट्रेंथ देता है। तो मरीज़ के जब इन हिस्सों को स्ट्रेंथ मिलेगी तो फिर ये जो अलामात आ रही हैं उन अलामात को ठीक करेगा। तो रस्टॉक्स क्या है? पॉइजनस प्लांट रेमेडी है, स्किन पर और फिब्रस टिश्यूज़ पर असर करती है, सेप्टिक कंडीशंस और रूमेटिज़म मिलता है इसके अंदर, स्टिफनेस मिलती है, एमिलियोरेशन होती है मूवमेंट से, एग्रावेशन होती है रेस्ट से। इसकी कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन्स ब्रायोनिया है, कैलकेरिया फ्लोर है और पोविस्टा है। एपिस रस्टॉक्स की इनिमिकल है।
रस्ट ऑक्स को एपिस के साथ या एपिस के बाद इस्तेमाल नहीं कराना चाहिए, स्पेशली स्किन कंडीशंस में एग्रावेशन देखने में मिलती है। सही है। अच्छा, अब कुछ और बात कर लेते हैं। अब जैसे एक मरीज़ आता है आपके पास रस्ट ऑक्स की ड्रग पिक्चर लेके, आपने उसे रस्ट ऑक्स दी, घर भेज दिया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, हमने बात की कि सेप्टिक इन्फ्लेमेशन हैं, सेप्टिक कंडीशन है और रूमेटिज़म है। रस्ट ऑक्स दे के आपने उसको घर भेजा, वो नेक्स्ट टाइम आएगा तो हो सकता है उसकी सेप्टिक कंडीशन ठीक हो चुकी हो और सिर्फ रूमेटिज़म बचा हो, ठीक है। अब अगर आपको याद हो तो हमने ब्रायोनिया में डिस्कस किया था। ब्रायोनिया क्या है? ड्राइनेस ऑफ मेम्ब्रेन्स, और इस ड्राइनेस की वजह से उसके अंदर भी रूमेटिज़म मिलता है। अब उसकी सेप्टिक कंडीशन ठीक हो गई, मेम्ब्रेन्स की ड्राइनेस है अब जिसकी वजह से उसके पेन हो रहा है, उसकी मोडालिटी चेंज हो जाएगी, आपको ब्रायोनिया की ड्रग पिक्चर मिलेगी, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि सेप्टिक ख़त्म हो चुका हो, यानी कि इन्फेक्शन ख़त्म हो चुका हो और इन्फ्लेमेशन बची हो, आपको बेलाडोना की ड्रग पिक्चर मिल जाए। या पहले मरीज़ आपके पास आया था तो आपने उसे आर्सेनिक दी थी और अब वो दोबारा आ रहा है तो अब आपके पास रस्टॉक्स की पिक्चर आ रही हो। तो इस तरह से मेडिसिन चेंज होती रहती हैं। जब मरीज़ की अलामात चेंज होती हैं, उसकी ड्रग पिक्चर चेंज होती है तो मेडिसिन्स भी चेंज हो जाती हैं डिज़ीज़ की रिवर्सल के साथ। जब मरीज़ की ड्रग पिक्चर चेंज होगी तो मेडिसिन चेंज हो जाएगी। फिर अगर ड्रग पिक्चर तो क्लियर है लेकिन मेडिसिन का असर नज़र नहीं आ रहा, तो फिर रीज़न ढूंढनी चाहिए। कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं फंसा बैठा। जैसे ब्रायोनिया अक्सर काम नहीं करता अगर एकोनाइट ना दी जाए उससे पहले, तो अब यहाँ पे कोई ना कोई रिस्क है जो ब्रायोनिया को काम नहीं करने दे रहा है। एकोनाइट उस रिस्क फैक्टर को हटा देगा और फिर ब्रायोनिया अपना काम करेगा। या फिर कोई मियाज़मेटिक फैक्टर तो नहीं है जो मेडिसिन को असर नहीं करने दे रहा। ये मरीज़ को देखने से अक्सर पता चल जाता है कि इसके अंदर कोई मियाज़मेटिक फैक्टर है या नहीं है, तो ये चीज़ें देखनी होती हैं। तो अब क्या है कि अब लचक होनी चाहिए डॉक्टर के अंदर मेडिसिन कोई सिलेक्शन के लिए। मेडिसिन को चेंज करते रहना चाहिए, एक ही मेडिसिन के साथ नहीं चिमटे रहना चाहिए। और डॉक्टर हानेमन ने इसी टोटेलिटी ऑफ सिम्टम की बात की थी। डॉक्टर हानेमन को बीमारी से या बीमारी के नामों के साथ कोई ख्वार नहीं थी। उन्होंने इस टोटेलिटी ऑफ सिम्टम की बात की थी। अब रिमेटिज़म आपको बेलाडोना में भी मिलेगा, आपको ब्रायोनिया में भी मिलता है, आर्सेनिक में भी मिलता है, लेकिन वो डिज़ीज़ किस तरह से आ रही है, किस तरह से रिवर्स हो रही है, उसकी बेस पर मेडिसिन बदलती रहती है। एक ही पेशेंट एक दफ़ा आता है उसकी मेडिसिन कुछ और है, अगली दफ़ा आता है उसकी मेडिसिन कुछ और है। तो ये टोटेलिटी ऑफ सिम्टम दे के आपने इसके ऊपर काम करना है। डिजीज़ के नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है, इंटरलिंक होती हैं चीज़ें एक दूसरे के साथ। एनेटमी है, पैथोलॉजी है, ये मेडिसिन्स की अपनी ड्रग पिक्चर हैं जो इंटरलिंक होती हैं एक दूसरे के साथ, तो इनको इंटरलिंक करना सीखें। चलें अब बस करते हैं यहाँ पे। अगली मेडिसिन है कालूसिंथ। इजाज़त दें इस दुआ के साथ, अल्लाह हमारे नसीब अच्छे करे, हमारे लिए आसानियाँ करे और हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़।